समझाइए कि हम युवाओं को किस तरह से इस चीज़ की मुहिम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं छोटे छोटे प्रयास। मुझे लगता है कहीं भी प्रयास वाकई में सच कह रहे हो आप कि छोटा प्रयास फलीभूत होता है बहुत। जी बजाय कि कोई बहुत बड़ा हमने कोई एक एजेंडा रखना है या कोई इस तरह का कोई वो रखना है। जी। मुझे लगता है हमेशा शुरुआत घर से होती है, अपने घर से। अब क्योंकि मैं एजुकेशन को लेकर काम करता हूँ बच्चों के साथ, स्पेशली वैज्ञानिक जागरूकता को लेकर। और ये हमारा एक सरकार से भी ये रहता है कि यार हम जो एजुकेशन एक बच्चे को शुरू से दे रहे हैं, क्या वो उस बच्चे के लिए भी फलीभूत होती है। यह एक बहुत छोटा सा सवाल हो जाता है। कभी कभी किसी बच्चे को मैं पूछता हूँ, बच्चे जैसे गणित बताओ, गणित क्या है। तो बच्चे के दिमाग में बहुत एक माइंडसेट बना है कि उसको ना सीधा बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज याद आती है। कभी विज्ञान का पूछे तो सीधा लेबोरेटरी में पहुँच जाता है वो। लेकिन अब एक छोटा सा बहुत है कि कभी उसने किसी हमारे दादाजी दादाजी या हमारे पिताजी कहते थे कि यार बारिश होने वाली है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक अंदाज़ा होता था। लेकिन वो अगर उसको हम साइंटिफिक उसमें करें तो वो उसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए शायद, क्या पता कि यार बारिश क्यों होने वाली है। वो मौसम को देख के समझते थे। कभी ऐसी गणनाएं होती थी कि यार हाँ ऐसा मौसम हो रखा है तो बारिश होने वाली होगी, है ना। और बच्चे को उसको एक्सप्लेन करना आज के हिसाब से शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधा किसी बड़े उसमें ना जाते हुए हमारी जो छोटी छोटी बहुत वो है। लेकिन हाँ उसके साथ कि हम किसी थोड़ा सा वो करते हैं, वो लेते हैं हम बच्चों के साथ कि एक दिन मैंने बच्चे को पूछा कि बच्चों रेखा गणित क्या होती है। बड़ा छोटा सा सवाल है, 6वीं 7वीं 8वीं में शायद शुरू हो जाता है बच्चों के साथ। तो बच्चा बड़ा वो हो जाता है कंफ्यूज। अच्छा सबसे बड़ी वो कि उससे पूछा जाए इसका ज़िंदगी में क्या करना है, लाइफ में क्या होगा इसका। रेखा गणित का हो चाहे अंकगणित का हो, लाइफ में करना क्या है इसका। और सच पूछूं तो किसी बच्चे ने मेरे को कोई जवाब ही नहीं दिया कि करना क्या है इसका ज़िंदगी में, लाइफ में करना क्या है। गणित हो चाहे विज्ञान हो चाहे क्या हो। तो अब मैं तो ये सवाल छोड़ के जाऊंगा कि वाकई में बच्चे सोचे कि इसका करना क्या है ज़िंदगी में, क्यों बनाई है, क्यों दी गई है वो। कहीं ना कहीं ये जैसा मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि जो हमारी व्यवहारिक पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, इसमें कुछ परिवर्तन लाने की इस समय बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है ना। क्योंकि जिस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन पुट अप करा उस हिसाब से वाकई एक सोचनीय विषय है कि आज तक जो भी हम पढ़ते हुए आए हैं उसका हमारे जीवन में और हमारे स्वभाव में क्या अंतर आ रहा है या हम उसको किस लेवल तक समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आता है। प्रश्न चिन्ह ये है जो कि आप देखें ना कि शिक्षा में पर्यावरण गाय कर रखा। हाँ आप देखिए बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी। तो बेटा तुम अंग्रेजी पढ़, अब तो बस साइंस पढ़, मैथ्स पढ़, तूने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है। किसी को ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम्हारी प्रकृति बदल रही है, तुम्हारी समाज बदल रहा है, तुम्हारी खेती गायब हो गई, तुम्हारे गांव गायब हो गए, इसके लिए क्या करना है। उस शिक्षा में कहीं नहीं। तुम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ कहीं नहीं है। मैं तो खुद शिक्षा विभाग में हाँ, कहीं हमारे छोटे क्लासों में पर्यावरण का कहीं जो है मौलिक रूप है ही नहीं, है ना। तुम बच्चों को माता पिता भी है, तुझे क्या करना है वो पेड़ लगा छोड़ रहे, किताब पढ़, ट्यूशन जा तो ट्यूशन पढ़, और वहाँ से उसके वहाँ दूसरे यहाँ के जा, अब तीसरे के यहाँ जाते। तुम बच्चे को हमने ऐसा कोलों का बेल बना रखा है कि तुझे प्रकृति की तरफ नहीं देखता हूँ, तेरा काम नहीं है। तुझे समाज में क्या हो रहा है, तेरे दादा परदादा कौन है, छोड़ उसको, तू बस पढ़, अब तुझे तो बनना है। क्या बना रहे हम। कल आने वाले समाज में क्या हम बन भी जाएंगे तो जब हमारे पास प्रकृति नहीं होगी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे पास पानी नहीं होगा, क्या करेंगे हम उन बच्चों को बना करके। जीवन के लिए तो आधार चाहिए ना। इनको बचाना है, इनको पानी हमको बचाना है, हमको जंगलों को बचाना है। ये सबसे मौलिक शिक्षा जब तक हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे बच्चों को तुम कितना इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, कुछ भी बना दो, आखिर हमें मूलभूत जो हमारे ज़िंदगी को जो हमको आनंद देंगे, जो हमें जीवन देंगे, वो ये है पानी, भोजन और हवा। ये चाहिए, तो वो कहीं है। तो शिक्षा में तो यह है गायब हो रखा है। आप जाके कहीं देखें तो नाटक होता है साहब, इस दिन आज ये है साहब, हरियाली दिन है, आज पेड़ लगाओ, तो गए पेड़ लगाए, फोटो खिंचाई, अखबार में छप गया, है ना। बस यहाँ तक सीमित है। दूसरे दिन साहब हमारे स्कूल ने ये काम किया, हमारे स्कूल ने यहाँ किया, क्या किया। तो उस पेड़ को देख के तो आओ, जिंदा है या नहीं है,
अगर ऐसा जिंदा होते तो सर आज इस पहाड़ में क्या करूँ मैं, 1 इंच जगह नहीं होती पेड़ लगाने के लिए। जब इतने सालों में करोड़ों पेड़ लगे थे, कहाँ पेड़? आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट SFI कह रहा है कि उत्तराखंड में वन बढ़े नहीं है बल्कि घटे हैं। तो हमारे अब वृक्षारोपण कहाँ गए? जीरो। इसका मतलब हम केवल फोटो खिंचा रहे हैं और तमाशा मचा रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब तक हम एक एक पेड़ को जिंदा नहीं रखेंगे और उसको जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक इस पर्यावरण में तो बच सकता है, आगे बच सकता है ना हमारी सब। ये शिक्षा में डालने पड़ेगा हमें, शिक्षा में। कहीं ना कहीं वही आपकी बात सत्यता की ओर है कि जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि वृक्षारोपण पर ज़्यादा जोर न दे करके वृक्ष बचाने पर जोर दिया जाए। कि जो वृक्ष प्रकृति ने हमें दिए हैं, अगर हम उसका संवर्धन कर सकें, उनको हम बचा सकें, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, बिल्कुल बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। तो हमारे बीच में अभी काला जी भी हैं, ग्राम भिकावाला से। काला जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके एक कृषक भी हैं कि यहाँ पर खेती भी होती है, तो यहाँ पर जिस प्रकार की खेती होती है, तो आज की जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसलों में क्या नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसा परिवर्तन आपको लगा पिछले कई दशकों से, जो यहाँ पर पारंपरिक खेती अगर हो रही है, तो इन खेतियों में आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मानव की पहले मानसिकता बदल रखी है। जो उसने, हो सकता है किसी को गलत लगे बातों को, कि पैसों को ज़्यादा महत्व दे दिया है, जिससे क्या हुआ हमने देखा है पिछले साल जो गन्ना हुआ था उस पर एक बीमारी आ गई जिसे कैंसर बोल सकते हैं, जो आदमी को लगी थी, लेकिन वो अब इन पे आ रही है जो हमारे खाने के पदार्थ हैं, क्योंकि हर कोई जो हमने बीज डाला है उसके अनुसार जो उसको खाद पानी मिलना चाहिए वो ना देके उसकी क्षमता से और अधिक खाद ये चीज़ें दी जा रही हैं। क्यों? कि उसकी पैदावार थोड़ा ज़्यादा हो और पैसे आए, और ये नहीं कि हमारी जो भूमि है जो हमें ये अन्न दे रही है ये हमें हमेशा तक कैसे दे, वो ना सोच के उसी समय तक का सोचा जा रहा है, जो हमारा 5 से 7 10 साल तक का, जो हमें ये अर्निंग कर सके, अर्थ दे सके। अर्थ को महत्व जो मानव ने दिया है, और मैं तो यही बोलूँ कि अर्थ को महत्व देना चाहिए, वहाँ तक दें जहाँ तक उसकी हमें पूर्ति हो सके, इच्छाओं को सीमित करके, क्योंकि इच्छाएं सीमित होती हैं। तो यहाँ जो आपने बताया कि जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है, मेन यही है, हर किसी को यही सोचना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया, हम पौधा लगाते हैं, लेकिन पौधा लगा के हमने थोड़ा फोटो वगैरह किया, उसके बाद भूल गए पौधा कहाँ लगाया था। क्योंकि उस पौधे को अगर हमने देख लिया और हम 100 पौधे ना लगाएं, एक कोई अगर हम वृक्ष बना दें, वही हमें अच्छी प्रकृति और जलवायु दे देगा। तो यहाँ पे मेन है हम लोगों को सभी को अपनी एक मानसिकता को एक अच्छी दृष्टिकोण देना चाहिए, क्योंकि हम तो चल ही रहे हैं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो नहीं आए जो आएंगे, उनके लिए भी हम अच्छा भविष्य उज्जवल कर सकें। ये हर किसी को अपनी एक मानसिकता को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और जैसे एजुकेशन में बताया गया है कि बच्चा शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन संस्कृति संस्कार भूले जा रहे हैं। अगर संस्कृति संस्कार है, शिक्षित नहीं है, तो भी काम चल सकता है। लेकिन चलो आज की जो हम देख रहे हैं, जो आज का ये माहौल चल रहा है कि एक एजुकेशन भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी के सामने जवाब देना, तो उसके लिए हमें भी बनना पड़ेगा, थोड़ा उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसी पे फोकस ना देके हम ये भी बताएं, जैसे बच्चों को, जैसे सर ने भी बताया कि बच्चों को गणित के बारे में पता नहीं, गणित के बारे में यही पता है कि जोड़ा घटाना भाग गुणा, ये गणित है। गणित का बहुत बड़ा महत्व होता है कि हर किसी के मानव की अंदर की भावनाओं को भी जानना एक गणित है। तो इन चीज़ों को यही है कि यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, कहीं मुझसे वही छोटी सी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको, मतलब मुझे तो ये लगने लगा है कि जो हम उर्वरक, जो हम ये केमिकल्स का जो छिड़काव हम लोग अपनी पारंपरिक खेती में कर रहे हैं, इसका बहुत साइड इफेक्ट हमारी खेती में पड़ रहा है, बिल्कुल हमारे अनाज में पड़ रहा है। हम तो कहीं जैविक ना खेती कहीं का नहीं कर जैविक रहे, खेती और पारंपरिक खेती की तरफ एक रिवर्स पलायन हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी जी, आ जाओ भाई साहब, आओ जरा।
ये मेरी आ जाओ बड़ी बुकिंग हो जाएगी यहाँ पर। आइए आओ काला जी ना आ जाओ आप लोग हमको भी हाँ अरे आप भी आओ ना थोड़े से उधर चले जाओ, कॉर्बेट भी आ जाएगा। हाँ आधे इधर आधे इधर। उधर चले जाओ। जाओ चले जाओ गाँव से ही पड़े हैं। जब एक जो व्यक्ति जो गांव के अंदर रह रहा है, अब एक पानी की पाइपलाइन नहीं बन सकती, सड़क नहीं बन सकती, तो व्यक्ति का मानना यह है कि मैं साहब यहाँ से फिर बाहर में चला जाऊँ नौकरी कर। एक उत्तराखंड के अंदर चकबंदी, एक खेती जो यहाँ है भूमि और एक वहाँ। अगर वो चकबंदी एक जगह उसकी जगह आ जाए, उसका खर्चा भी कम बैठेगा, तो लोगों का कुछ वापसी जाए। मतलब कहीं ना कहीं वन्य कानून जो है भाई साहब का कहना ये है कि जैसे कालागढ़ के परिक्षेत्र के बारे में भी हो या हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जितनी भी समस्याएं मूलभूत आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो वन्य अधिनियम को लेकर के और जीव अधिनियम को लेकर के जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इस तरह से जटिल हैं कि न चाहकर भी लोग पलायन कर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे गरीब की आप जानते हैं हाँ चकबंदी के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उधर से उत्तरकाशी में रावत जी थे उन्होंने सबसे पहले चकबंदी अपने गाँव में की। तो हमने उसमें भारत सरकार को कहा था कि तुम चकबंदी को लागू करो। हाँ उसके नियम बने सब कुछ बना सब कुछ हमने काम किया उसमें, लेकिन अभी तो वो फाइल बनी क्यों कुछ चकबंदी कह देते हैं कि परेशानी आ रही है कि साहब ये कह रहा है उसका खेत अच्छी जगह पर है, दूसरा खेत यहाँ है, किसी को अच्छी ज़मीन मिल जाएगी, किसी को कुछ मिल जाएगी। अभी तक सरकार उस पर ठोस निर्णय नहीं ले पाई और हम यही कह रहे थे कि अगर गाँव को जिंदा करना है तो चकबंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिनको ढंगार वाली जगह मिल रही है उनको मुआवजा दीजिए, कुछ और काम करवाइए, वहाँ फसल नहीं आती उनको बागवानी करने के लिए काम करवाइए। इस तरह से अगर हम करें तो मेरी ज़मीन अगर एक जगह पर आ जाती है तो मैं कम से कम उसको घेर बाड़ करके कुछ भी करके थोड़ा बहुत उत्पादन तो कर सकता हूँ ना। अब मेरा एक खेत पूरब में एक पश्चिम है। दूसरी बात क्या है, भू कानून का है। भू कानून में आज तक हमारा भूमि बंदोबस्त 1962 के बाद आज तक हुआ ही नहीं है ना। तो मेरे दादा के 8 खेत थे, में बटे 4-4, फिर उसके बाद बच्चे में मेरे पास आज एक खेत 2 खेत है, एक खेत पूरब में एक पश्चिम में। क्या लगाऊंगा मैं? बंदरों की स्थिति ये है, चोरों की स्थिति है, सब बंदर पड़े है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा जो कानून 1980 में आया था यहाँ जो अधिनियम लगा था भारत सुप्रीम कोर्ट ने कि 2000 मीटर से ऊपर 1000 मीटर से ऊपर आप कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे। 10 साल के लिए वो कानून बना था है ना, वो अधिनियम वो 10 साल के बाद आज तक चल रहा है। और उसी के द्वारा क्या हुआ कि पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में और पश्चिम बंगाल 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में ये कानून लगा था कि आप 1000 मीटर से ऊपर कोई पेड़ का पातन नहीं होगा। तो लगा हुआ है कानून, तो नहीं काटा। इससे क्या हुआ, जंगल बढ़िया नहीं, जंगल विकृत हुए हैं। क्योंकि ये हुआ कि साहब तो कानून लगा, अब जंगल को देखना ही नहीं है, बिल्कुल तो अब कोई काट ही नहीं सकता है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जंगल का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। ये चीड़ के जंगल हैं, आपके बड़े बड़े पेड़ हो गए है ना, क्या करोगे उन पेड़ों का? अब जो छोटे पेड़ हैं वो पनप ही नहीं पा रहे हैं। जब आप बड़े पेड़ काटेंगे तब तो छोटे पेड़ आगे बढ़ेंगे और तब वो पेड़ आगे बढ़ कर के ना तो वो एक खूबसूरत जंगल बनेगा। तो वो 12-13 साल बाद फिर हमको लीसा देगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी। पर नहीं, वो रोक लगी है। और बड़े बड़े जो पेड़ हो गए, पूरा ऊपर उत्तराखंड में जाओगे तो सारे चीड़ के जंगल, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। वो बड़े पेड़ क्या हैं, वो आग लगने के कारण बने हुए हैं। सारी पत्तियां गिराते हैं और वो आग लगती है। एक दूसरा क्या है कि हमें अगर कार्बन को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें जो है 3 बिलियन टन कार्बन को 2030 तक कम करना होगा। 3 बिलियन टन कार्बन को। अब कार्बन कौन करता है स्टॉक? कार्बन करते हैं ये पेड़ पौधे स्टॉक करते हैं। ये सारा कार्बन लेते हैं अपने अंदर स्टॉक करते हैं। तो बड़े बड़े जो पेड़ हो गए ये स्टॉक नहीं करते हैं। जो बहुत बड़ा पेड़ है जैसे ना, अब उसके अंदर क्षमता नहीं है, तो वो अपने अंदर जिसने जो कार्बन स्टॉक कर रखा है वो कर रखा है। अब कौन करेगा कार्बन स्टॉक? जो नए पेड़। तो हमें नए वन बनाने हैं ना, तब हम कार्बन स्टॉक कर सकते हैं। इतनी जनसंख्या आधार पर हमको नए जंगलों की ज़रूरत है, न कि पुराने जंगलों की। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वन प्रबंधन करना पड़ेगा।
वन संवर्धन करना पड़ेगा, वो तो कहीं हो नहीं रहा, क्योंकि रोक लगी है। साहब कुछ नहीं करना, तो जंगल में बस चुपचाप पेड़ मत, उसे काटो मत। तो कितना दुर्भाग्य हमारे लोगों का। मैंने पूरे वन विभाग से कहा, कई मीटिंगों में कहा, मैंने कहा सरकार से कहा, बस साहब सुप्रीम कोर्ट का, अरे मैं कहा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बताओ कि उत्तराखंड के सारे जंगल खत्म हो चुके हैं बिना प्रबंधन के। उनको बताओ कि ये इस तरह से जंगल जो हैं किस तरह से खराब हो रहे हैं, कारण दो ना। कुछ चुपचाप बैठे हम लोग, अब सारे जंगल जो हैं सारे विकृत हो रखे हैं, जंगलों पे आग लग रही है। अरे क्यों लग रही है? वो सारे बड़े पेड़ तो तुम निकाल ही नहीं पा रहे। अब क्या हो रहा है, उन्हीं जंगलों से हमारे गाँव के लिए रास्ता जाता है सर। अब तूफान आ रहा है तो सारे पेड़ टूटते हैं, जब बड़े बड़े, वो हमारे लिए खतरे बने हुए है ना। तो और क्या हुआ, लीसा लूसा बिट्टा पो रखा है। अंग्रेजों ने खूब लीसा किया, उसमें बेचा, खूब पैसा कमाया, और हम दुर्भाग्य से हमने जंगलों को बंद कर दिया। हम आज हमारे पास चीड़ भी है, उसका प्रबंधन करते। हमें कहते हैं चीड़ मत काटो भाई, चीड़ के पुराने पेड़ निकाल करके, पूरे पेड़ निकाल करके गांव वालों को दो भाई। क्यों लगा बनाएगा लोग लेंटर के मकान क्यों बनाएंगे हैं? जो हमको लकड़ी मिलेगी, हम फर्स्ट क्लास लकड़ी का मकान बनाएंगे ना। तो जो पुराने पेड़ है उनको निकाल करके गांव वालों को दीजिए, निःशुल्क दीजिए। अगर खुद थोड़ा बहुत उस पर प्रतिबंध तुम लगाओ ना कि उनको तस्करों को मत दीजिए, आप उन लोगों को दे जिनको जरूरत है। तो इस हिमालय में तुम सारा बद्रीनाथ तक तुमने सारे लेंटर के 4-5 मंजिले मकान बना दी, और ये पूरा हिमालय जो है सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र का संवेदनशील क्षेत्र है, टाइप 5 में आता है। कभी भी यहाँ 7 और 8 का भूकंप आ सकता है। तब क्या होगा, धराशायी होगी, सारी सबसे ज़्यादा खतर वो होगी, हमारी क्षति होगी, है ना। अगर हमारे लकड़ी के मकान होंगे तो क्षति कम होगी, हम बचेंगे उसमें। तो ये देखना चाहिए ना सबको। हम एक ही तरफ है कि हमने बस कानून लगा रखा है, वन हमारे बच जाएंगे, कोई नहीं काटेगा। अरे नहीं काटेगा, वहाँ ऐसी गलत वनस्पतियाँ भी पैदा हो गई हैं जिन्होंने वहाँ के परितंत्र को ख़त्म कर दिया है, इसीलिए जानवर वहाँ से भाग रहे हैं, उनके लिए भोजन नहीं रहे। इस दृष्टि से आप उसको देखते हैं कि इसमें पेड़ कटना सही होगा, गलत होगा, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर वो उसमें भी कम से कम 40,000 पेड़ कट रहे हैं, और वो देवदार के पेड़ हैं, जिन देवदारों को पेड़ को बढ़ने में कई साल लग जाते हैं, एक आकार लेने में। आज आप पेड़ लगाएंगे, आज समस्या हमारे पास सबसे मतलब तुरंत समस्या है कि हमें जंगल बचाना है, जंगलों को वो करना है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से आज हमें जंगल बचा। अब एक पेड़ लगाएंगे, कब होगा वो बड़ा पेड़, कितने साल में होगा वो बड़ा पेड़, है ना। तो वो ये समस्या है कि हम जंगल का तो विकल्प है। सड़क चौड़ी है सर, बहुत बढ़िया, गंगोत्री तक अच्छी सड़क है, आप इसको नीचे की तरफ बढ़ा करके पेड़, अभी वो वही हुआ कि जब बड़ा विरोध हुआ इसका भी हम लोगों ने किया, तो अब ये हुआ कि ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे काटेंगे। नीचे काट करके सड़क को ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उसकी 1 मीटर कम कर दिया उन्होंने, 11 मीटर कर दिया। तो उसमें अब कुछ हज़ार पेड़ कट रहे हैं, 4,000 के कुछ पेड़ कट रहे हैं। तो वो भी इतने सुंदर पेड़ है, इतना सुंदर जंगल है। आप हर्षिल की तरफ गए होंगे, कितना सुंदर जंगल है गंगोत्री और हर्षिल के बीच, हमारी धरोहर है साहब वो। अब वो उसका पूरा प्रभाव हिमालय पर पड़ता है, हिमालय पर बर्फ़ पड़ती है, वो पड़ती है, सब उन्हीं जंगलों के कारण है ना, पानी है। अब वो जंगल काटते जाएंगे, कल कहेंगे नहीं जी अब और समस्या बढ़ेगी हमें, अब यहाँ भी काटो। अब देहरादून में देखो, एक सड़क बन रही है यहाँ से मसूरी के लिए, उस पर जंगल कट रहा है, ऋषिकेश वाली सड़क चौड़ी हो रही है, उसमें भी 5,000 पेड़ कटने वाले हैं। दूसरा वो रिस्पना पुल से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ भी पेड़ कटेंगे। अब कितने काटेंगे हम पेड़, और लगा कहाँ रहे हम, तो कितनी बड़ी असमताएँ पैदा हो रही। अब ये है कि हम जितना है उसी में गुजारा कर रहे हैं, कम से कम पेड़ काटने की तरफ जाएँ। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ ज़रूरत के हिसाब से आप वो कीजिए ना। एक ही गांव में सब, मेरे गांव के बगल में एक गांव है नैनी, उसमें एक सड़क आई, गांव तक सड़क आ गई था। उसके बाद नए वो बने विधायक जी, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से एक सड़क और आएगी। अरे उसको 3 सड़क जोड़ दी, और उस सड़क का कोई मतलब नहीं है ना। क्यों कि विधायक जी का ससुराल है, इधर से भी जोड़ना था, इधर से भी जोड़ना था, इधर भी जोड़ना था। तो वैसा विकास क्यों कर रहे हो? और जिस गांव के पास एक सड़क नहीं है उसके लिए तुम सड़क ही नहीं दे पा रहे। अब वो क्या हुआ, उसमें उस गांव में ना तो खेत हैं, सारे लोग पलायन कर गए, है ना। गांव में 5-6 आदमी हैं, और जो खेत बंजर पड़े हैं। अब ये हुआ साहब, सब कोई मसूरी रहा है, कोई बम्बई रह रहा है, कोई कहीं रहा है। अब उसने कहा हमने तो आना नहीं है घर में, अब खाली खेत पड़ी, पैसे तो मिल जाए। तो ऐसा, अरे यार सड़क कटवा दो वहाँ से, मुआवजा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा हमारा सरकार से। ये चल रहा है। ये हम लोग तो ये कारनामे कर रहे हैं, तब कह रहे हैं मतलब हम प्रकृति बचाएंगे, ये करेंगे, सो करेंगे।
और आप सभी कह रहे थे कि कई गाँव में अभी सड़कें नहीं हैं, उनको ज़रूरत है, और वहाँ से लोग अभी देख रहा था कि वो बीमार है, वो डंडी पर ला रहे हैं भाई साहब, 10-15 किलोमीटर ला करके आ रहे हैं, और तब वो हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आने हो, उसके अलावा जगह एम्स में ले जाओ। कितनी बड़ी मुसीबत है हमारे पास। पहले उत्तराखंड में ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना कुछ है, ना क्या है ना। तो सुविधाएं कम दी जा रही हैं, हैं? सुविधाएं दी जाए तो वहाँ से पलायन ना हो। जी सुविधाएं जो सुविधाएं तो चिकित्सा का, एजुकेशन का, बिल्कुल साहब, सुरक्षा क्यों का, जाएगा कोई आदमी अपने नहीं पहाड़ को जाएगा। छोड़ करके। सुविधाएं आज दिल्ली वाले आ रहे हैं सब ऊपर, है ना, वो तो हमें सोचना चाहिए ना कि आने वाला समय भाई साहब ऊपर आने का है, अब नीचे रहने का नहीं है, क्योंकि नीचे तो अब संभाल ही नहीं है। कि दिल्ली का जो AIQ है जो साला 1000 तक पहुंच गया। अब खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम तो बल गैस चैम्बर में हैं, बल क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, ये स्थिति आ गई। अब आप ये देखिए ललची गांव के पास में जहरी खाल हयात होटल के बीच में वहाँ पहली पैड बनना है, जबकि उस जगह कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी दूर पे ललची डाउन है। बनना था तो और कहीं वीरो खाल मतलब आसपास में कहीं और जगह बना। बिल्कुल 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 ठीक है, हयात होटल के चक्कर में उसे बेनिफिट पहुंचाने के लिए वहाँ पे बनना है, बाहर वालों को आने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है सर, कोई सोच नहीं रहा है। हमारे जो मंत्री लोग, हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग जा रहे हैं ना ऊपर चुन करके, अब उनको सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये ज्ञान होना, अगर तुम्हें नहीं है ज्ञान तो लोगों से लो ना, लोगों के साथ बैठो, है सर लाला जी। वर्तमान में जो स्थिति है, या पलायन जैसा हो रहा है, या जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक रूप से अगर मैं चाहूँगा कि आप एक बात रावत जी के समक्ष रखिए। उसी जिस तरह से उत्तराखंड हम लोग ने बनाया था कि हम लोगों का उत्तर प्रदेश से अलग होंगे, हमारी सारा कुछ हमारे पास कंट्रोल होगा, हम उत्तराखंड का विकास। पर मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से उत्तराखंड के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा जो अटक रहा है हमारे वन्य कानूनों का आ रहा है। जितने भी पूरे उत्तराखंड में नेशनल पार्क फैले हुए, इस तरह की इतनी पाबंदियाँ हैं कि हम लोग विकास तो हो रहा है, पर जिस तरह हमारा पलायन नहीं रोक पा रहे हम। विकास अगर एक तरतीब के साथ हो तो वो ठीक है। बेतरतीब विकास से जो है पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, जंगल का भी नुकसान हो रहा है, पर पलायन फिर भी नहीं रुक पा रहा। उसके लिए हम लोगों को एक जन सहभागिता, तब तक सभी लोग आपस में मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, हमें उसके लिए एक शुरुआत करनी पड़ेगी अपने छोटे बच्चों से। उन्हें धीरे धीरे शुरुआत से ही पर्यावरण के बारे में बताया जाए, एक खास तिनका है उसके लिए भी बताया जाए, बेटा ये हमारे लिए आवश्यकता है। तब हम बच्चों को अपना शुरू से लेके चलेंगे, उनके दिमाग में पहले से रहेगा, तो वो उसके लिए प्रयास भी करेंगे। और केवल सरकार पे छोड़ दिया जाए कि जो ना सरकार करेगी सारा कुछ, कभी नहीं, हम सुधार ही नहीं सकते। ये तो जन सहभागिता है। और दूसरा रहा कालागढ़, वही वन जो कानून है उन्हीं की भेंट ये कालागढ़ धीरे धीरे करके चढ़ा। यहाँ का पलायन भी हो गया, जो कुछ लोग बात हैं जिनके पास, जिसने अपना 50 साल 60 साल कालागढ़ के लिए दिए, यहाँ अपना आज उसके पास कहीं कुछ नहीं है, उसे जो ना उठा के कहा जाए कि तुम बाहर जाओ। भाई बाहर जाने के लिए ठीक है, पर उसे जो विभागीय उसके हिसाब से मुआवजा ठीक है, तुम्हें आवश्यकता है कालागढ़। अब कालागढ़ के एक जहाँ कंक्रीट का जंगल ही कहेंगे हम, जहाँ मकान बने हुए हैं, उसे तुम खाली करा के कि तुम बाहर जाओ, और बाहर जाके आदमी कहाँ यहाँ छोड़ के जाएगा। यहाँ जंगल आप 10-15 साल तक नहीं कर सकते, जहाँ कंक्रीट एक बार हो गया। आदमी दूसरी जगह जाएगा, व्यक्ति वहाँ जाके मकान लेगा, तो अब ज़मीन नहीं बची, वहाँ भी जो जंगल काट के ही उसको अपना मकान बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पर्यावरण के नाम पे एक जगह का हमने खाली कराया, वहाँ हम पर्यावरण अभी वृक्षारोपण या जंगल नहीं बना सकते, दूसरी जगह का जंगल और कटा दिया, तो डबल नुकसान होगा हम लोगों को। तो इसके लिए जो ना सभी विभागों को, सरकार को सोचना पड़ेगा, तभी हम लोग वही आगे कर पाएंगे। कानूनों में और जो भी नियम कानून है या वन कानून है, इनमें संशोधन की आवश्यकताएं हैं।
वन कानूनों में बहुत ज़्यादा संशोधन की आवश्यकता है, और संशोधन भी उस तरह का जो जनता को केंद्र में रखते हुए। हम लोगों को जंगल भी चाहिए, जनता भी चाहिए, वन्य जीव भी चाहिए। हमारे ये जीवन चक्र है, तब तक एक भी कड़ी इसमें बीच में नहीं होगी तो जो ना वो चक्र पूरा नहीं होगा। और उसके लिए हम लोगों को सभी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको जो ना ध्यान में रखते हुए तभी जो ना योजनाएं बने, तभी उसका फायदा सभी को हो। इसमें एक बड़ा नुकसान ये भी हो रहा है सर, जैसे अब कालागढ़ अगर खाली करने वाली बात है, अगर जैसे अभी आज की जो वर्तमान हालत है, सीमावर्ती गाँव हमारा उत्तर प्रदेश का बिक्कावाला ग्राम सभा पड़ती है, अभी यहाँ पे कई मेरे ख्याल से कई सौ लोग परिवार कालागढ़ छोड़ के जा चुके हैं। अब उससे हुआ क्या है कि अभी यहीं पे गुलदार का हमला, हाथी का हमला, या जो भी वो फसलों को नष्ट कर रहे हैं या मानव हानि हो रही है, ये उससे इतना फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ पर आबादी अगर कम होती है तो इसका सीधा असर पड़ेगा सीमावर्ती गाँव। तो ये भी एक बड़ा तो ये कालागढ़ है, कॉलोनी है, ये लगातार धीरे धीरे बॉर्डर का काम कर रही है। जो भी जानवर हैं वो कॉलोनी में आके यहाँ की लाइट वगैरह और लोगों की आवाजाही से थोड़ा सा रुक के पीछे ही जंगल की तरफ रहते हैं। जिस दिन ये कालागढ़ कॉलोनी यहाँ से शिफ्ट कर दिया या हटा दिया, उस दिन उन जानवरों का सीधा जो हमला है टारगेट रहेगा, वो सीमावर्ती गांव रहेंगे, सीमावर्ती गांवों के जंगल खेत रहेंगे। और आज हो भी वही रहा है, सीधा हम लोग देखते हैं शाम को 5 बजे के बाद जो है ना हाथियों का झुंड सीधा निकलता है और खेतों में जाके जानवर बाहर आ रहे हैं, इंसान अंदर जा रहा है। ये हो रहा है। जी, ये कॉलोनी हटने की बात हो रही क्या जी है? अच्छा, ये किसी वन विभाग की पूरी टोटल कालागढ़ की, हाँ मतलब वन विभाग की नहीं है एक्चुअल में, और भी गाँव ये सिंचाई विभाग ने डैम बनाने के समय इसको वन विभाग से लिया था। अच्छा 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 अच्छा। वैसे आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप खड़े थे उत्तराखंड में, कदम रखते यूपी में पहुंच गए उत्तर प्रदेश। ये तो कंडी रोड है, कंडी रोड पे हम लोग खड़े हैं, और उत्तराखंड के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ 90% जनता चाहती है कंडी रोड बने, लेकिन 10% लोग बाग नहीं चाहते होंगे कंडी रोड बने। 90% जनता चाहती है कि कंडी रोड बने, लेकिन जन सुनवाई का काम नहीं होगा। उसका अभाव है ना, जो सर ने बताया था कि जो अच्छा प्रतिनिधि जो ऊपर जाए ना, अच्छा जो इस बारे में सोचे जनहित के बारे में, तो वो ही करवा भी सकता है जो ऊपर पहुंचे। हम लोग तो आपस अगर में ये कंडी बातें रोड करते हैं, बनेगी ना, तो नीचे जो जानवर जा रहा है यूपी की तरफ, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो बहुत फर्क पड़ेगा उससे। फिर कारोबार भी मिलेगा लोगों को। कारोबार भी मिलेगा। कंडाली जो रोड जा रही है ना, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के सीमा से होकर निकलता है, केवल सीमा से निकलता है। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये है कि साहब हम यहाँ तक, जैसे ये तो हो गया उत्तराखंड, और ये सड़क से उतरते ही हो गया उत्तर प्रदेश, हम यहाँ से नहीं दे सकते, नेशनल पार्क से नहीं दे सकते, मतलब जानवर वहाँ से तो दे सकते हैं परमिशन, यहाँ से नहीं दे सकते। मतलब एक कदम में जानवर से क्या फर्क पड़ गया? ये तो ऑलरेडी रोड चल ही रही है, वन विभाग अपना टूरिज्म कर रहा है, वन विभाग तो अपना टूरिज्म कर ही रहा है, तो उनके जिप्सी से जो टूरिस्ट आते हैं उनसे तो कोई आवश्यकता दिक्कत नहीं है, लेकिन वाहन चलने से आवश्यक दिक्कत। आज यहाँ से कालागढ़ से रामनगर अगर मेरे को जाना होता है, बाया जसपुर कांचीपुर होके जाना पड़ता है, 80 किलोमीटर बैठता है। और कंडी रोड जो हमारी पुरानी कंडी रोड हुआ करती है, वो 42 किलोमीटर, आप मान के चलिएगा एकदम आधा। पर्यावरण का हवाला देते हुए कंडी रोड नहीं बन सकती। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ कि कंडी रोड जो जिसको रामनगर जाना है वो 80 किलोमीटर का प्रदूषण कर रहा है, और अगर वो यहाँ से जाएगा तो 40 किलोमीटर का प्रदूषण होगा। तो हम प्रदूषण वो तो कंट्रोल करेंगे, कंडी रोड बनने से प्रदूषण कम होगा। दूसरा जो हमारी तेल की खपत है वो आधी हो जाएगी। खपत आधा का मतलब है हमारा राजस्व बचेगा, जो विदेशी मुद्रा है हम बाहर से तेल मंगा रहे हैं वो आधा हो रहा है। तो ये हमारा आर्थिक रूप से भी और पर्यावरण दोनों तरह से जो ना हम लोगों को फायदेमंद है।
परंतु वन कानून और पर्यावरण के नाम पे एक ऐसा ढिंडोरा पीट रखा है कि जो ना कंडी रोड, अरे भाई कंडी रोड आज के समय में उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं में आ रही है। तब तक हम लोग उत्तराखंड में हाईवे नहीं है आज तक अपना। अपना हम